जय हिंद साथियों, नमस्कार। मैं हूं आपका शिक्षक एवं सारथी ललित व्यास पांडे। आज कैरियर काउंसलिंग की बात करने वाला हूं, आज कैरियर के प्लानिंग की बात करने वाला हूं। मैं आज आपको 10th एंड 12th के रिजल्ट की एंजाइटी की बात करने वाला हूं, इम्पैक्ट की बात करने वाला हूं, डील की बात करने वाला हूं। मैं इस बात पे फोकस करने वाला हूं कि 10th और 12th के रिजल्ट को कैसे आपको टैकल करना है। मैं इस बात पे बात करने वाला हूं कि क्या 10th और 12th के परसेंटेज का आपके पूरे कैरियर में कोई इम्पैक्ट पड़ता भी है या नहीं। मैं ये भी बात करने वाला हूं कि क्या किसी के रिजल्ट के खराब हो जाने के कारण उनका कैरियर में कुछ क्या बैरियर बनता है, क्या कैरियर बाधित होता है। मैं ये सब बातें करने वाला हूँ। मैं ये भी बात करने वाला हूँ कि क्या आप हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी में स्टेट टॉपर हैं, डिस्ट्रिक्ट टॉपर हैं, या अपने कस्बे के टॉपर हैं, या अपने स्कूल के टॉपर हैं, तो उससे क्या आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलता है क्या। मैं ये भी बात करने वाला हूँ कि क्या आपके अगर कम स्कोर हैं तो क्या आप मैक्सिमम परसेंटेज वाले की तुलना में आपका करियर कमज़ोर जाने वाला है क्या। मैं इन तमाम बातों पे आज चर्चा करने वाला हूँ। तो ये वीडियो स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, ये वीडियो पेरेंट्स के लिए भी उतना ही इम्पैक्टफुल है जितना कि स्टूडेंट के लिए है। करियर का चुनाव कैसे करते हैं, क्या क्या चैलेंजेस आते हैं आफ्टर हाई स्कूल और आफ्टर हायर सेकेंडरी रिजल्ट्स के बाद, क्या क्या आपके सामने चुनौतियां होती हैं, कैसे कैसे आपको उसके साथ इंटरेक्शन करना चाहिए, कैसे डील करना चाहिए। तो आइए एक एक करके इन तमाम विषयों पर चर्चा करते हैं और आप ये वीडियो एंड तक देखेंगे तब आप पूरी तरह से फोकस हो करके पूरी तरह से आश्वस्त हो पाएंगे कि आपको अपने करियर में कहाँ जाना है, आपको अपने करियर के बारे में कैसे सोचना है। अभी लगभग सारे स्टेट बोर्ड्स के और सीबीएसई बोर्ड्स के फाइनल रिजल्ट आ गए हैं, जिसमें हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी के बच्चों का रिजल्ट घोषित किया गया है। वे बच्चे अति उत्साह में हैं जिनके परसेंटेज बहुत हायर हैं, जो स्टेट टॉपर्स हैं, जो डिस्ट्रिक्ट टॉपर्स हैं, और अच्छी बात है, होनी चाहिए। ये एक बहुत बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी होती है, ये बहुत बड़ा ड्रीम होता है, हमेशा से रहा है, आज भी है, इस बात से नकारा नहीं जा सकता। और आपको उसके लिए बहुत बहुत अभिनंदन, मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं पेरेंट्स को भी। एक दूसरा पहलू है जिनके स्कोर्स, पहले तो हम लोग बात करते हैं वे जो इन क्लासेस को क्रैक नहीं कर पाए हैं या फिर फेल हो गए हैं। तो बच्चे इन परीक्षाओं में फेल हो गए हैं, उनके यहाँ मायूसी का भाव है, माता पिता भी नाराज़ हैं, मायूस हैं। कई बार पेरेंट्स इतने ज़्यादा सीरियसली ले लेते हैं कि बच्चों के साथ मिसबिहेव करने लगते हैं, ये ठीक नहीं है। आपका रिज़ल्ट आपकी किसी कमी के कारण हो सकता है ख़राब हो गया हो, लेकिन कमियां इंसान के अंदर ही होती हैं, वो परमानेंट नहीं होती हैं। अच्छाइयाँ भी इंसान के अंदर होती हैं और कमियां भी इंसान के अंदर ही होती हैं। तो आप उन कमियों को दोबारा से क्या कर सकते हैं, रिहैब कर सकते हैं, उनको कंप्लीट कर सकते हैं। आप मेहनत करेंगे, आप नए स्ट्रेटजी बनाएंगे और एक और साल में आप बेहतर हो सकते हैं। मैं ये इसलिए भी कह रहा हूँ कि मेरे बहुत से जानने वाले या मेरे क्लासमेट्स ऐसे रहे हैं कि जो एक बार में ना तो हाई स्कूल पास किया उन्होंने, ना ही हायर सेकेंडरी पास किया, कई बार तो दो दो बार में, तीन तीन बार में, या दूसरे बोर्ड्स का सहारा लेकर के उनको इन तमाम परीक्षाओं को क्रैक करने का अवसर मिला। लेकिन नाउअडेज आजकल वो बहुत अच्छी स्थिति में है। जो बहुत अच्छे परसेंटेज वाले बच्चे थे उनसे भी अच्छी स्थिति में है, वो ऑफिसर रैंक की जॉब में है, उन्होंने पीसीएस निकाल रखा है, उन्होंने यूपीएससी निकाल रखा है, और भी अच्छी अच्छी चीज़ें, वो अच्छे इंजीनियर्स बन गए हैं, कई अच्छे इंजीनियर्स बन गए हैं और अपने फील्ड में अच्छा काम कर रहे हैं। कई आईटी सेक्टर में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, कई सीएस सेक्टर में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, कई इलेक्ट्रीशियंस हो गए हैं, कई मैकेनिकल इंजीनियर हो गए हैं, कई बिजनेसमैन हो गए हैं, और अनेकों फील्ड, जो बहुत सारे फील्ड हैं, वो बहुत अच्छी अच्छी जगह पे, उनके कोई परसेंटेज नहीं थे, वो तो फेलियर्स थे। स्कूल्स में वो फेलियर्स थे। जब मैं ये कह रहा हूँ कि वो स्कूल में फेलियर्स थे और बहुत अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं, इसका मतलब ये मैं फेलियर्स को प्रमोट करने के लिए नहीं कह रहा हूँ कि पढ़ना ज़रूरी ही नहीं है। पढ़ना बहुत ज़रूरी है, रैंक लाना बहुत अच्छी बात है, लेकिन केवल रैंक लाने से आप सक्सेस हो जाएंगे इस बात की कोई गारंटी नहीं है। मेरा ये सीधा कहने का मतलब है, और इस बात को आप स्पष्टता से समझें तो ज़्यादा बेहतर होगा।
रैंक लाना इंस्टेंटली बहुत अच्छा लगता है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है, 4 लोगों की अटेंशन मिलती है, दुनिया में नाम होता है, माता पिता का जो हृदय है वो फूल के इतना बड़ा हो जाता है, सर फक्र से ऊंचा हो जाता है। लेकिन ना प्रैक्टिकल बात अगर हम कहें तो ये कुछ क्षणों के लिए होता है, कुछ दिनों के लिए होता है, कुछ रिश्तेदारों में, कुछ जानने वालों में प्रचारित करने के लिए होता है, लेकिन उसके बाद लड़ाई चालू होती है। कई पेरेंट्स इस आत्ममुग्धता पे अपने बच्चों का करियर तबाह कर देते हैं कि हमारा बच्चा स्टेट टॉपर है। स्टेट टॉपर सब स्कूल में था साहब, अभी तो उसके करियर की दौड़ असली चालू हुई है, क्योंकि अगर वो स्टेट टॉपर है तो उससे एक्सपेक्टेशंस भी उसी प्रकार की उच्च होंगी जितने उच्च अंक हैं। उस एक्सपेक्टेशन में कई बार वो जो विद्यार्थी है, जो छात्र है, जो आपका बच्चा है, वो दब के रह जाता है। तो हम एक एक करके इन तमाम चीज़ों की बात करने वाले हैं। अति उत्साह में उसके ऊपर इतने बोझ ना लाद देना अपने ख्वाबों के, अपने सपनों के, कि वो उसी बोझ तले दब के रह जाए। हम एक कॉम्पिटिटिव एकेडमी चलाते हैं, आज से नहीं चला रहे हैं, बीते 12-13 साल से चला रहे हैं। तो साहब हमारे पास हर एक स्टेट के एक से एक टॉपर बच्चे आते हैं। कभी यूपी टॉपर आता है, कभी राजस्थान टॉपर आता है, कभी एमपी टॉपर आता है, एक से एक टॉपर स्टूडेंट आते हैं। लेकिन जब यहाँ प्रिपरेशन की भट्ठी लगती है ना, तो उस भट्ठी में उतनी ही मेहनत उनको भी करनी पड़ती है जो केवल क्वालिफाई होकर के आए हैं 10th और 12th में। कई बार तो ये स्थिति हुई है कि जो सिर्फ क्वालिफाई करके आए हैं वो उन टॉपर से पहले सेलेक्ट होकर के निकल गए हैं और अपने करियर को प्रूव कर चुके हैं। और कई बार वो टॉपर केवल इसी आत्ममुग्धता में, ओवर एक्साइटमेंट में ही कुछ वर्ष ऐसे ही बिता देते हैं, अरे हमने तो टॉप किया था, हम कुछ भी कर सकते हैं। मैं पुनः बता दूं कि मैं एक आशावादी आदमी हूँ, निराशावादी नहीं हूँ। टॉपर्स के खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ, वो बहुत अच्छी बात है, मुझे भी टॉप करना अच्छा लगता था। मैं भी जिन गलियारों में रहता था वहाँ मेरी भी रैंक फर्स्ट ही लगती थी, सेकंड रैंक नहीं लगती थी। तो मैं टॉपर के खिलाफ नहीं हूँ, अच्छा लगता है, वो गुड फीलिंग होती है। लेकिन मैं पूरे अनुभव से जो प्रैक्टिकल बात बताना चाह रहा हूँ, जो मेरा मोटिव है, उसको पॉजिटिव वे पे लेने की कोशिश करें आप लोग, उसको नेगेटिव वे पे लाने की कोशिश ना करें। क्योंकि आने वाला जो टाइम है ना, वो बहुत कंपटीशन का टाइम है। स्कूल का सिलेबस, स्कूल का पैटर्न और कंपटीशन का पैटर्न, दोनों में फ़र्क होता है। स्कूल के पैटर्न फिक्स होते हैं, सब्जेक्ट निश्चित होते हैं। स्कूल के पैटर्न में कई बार तो अपन प्रीवियस एग्जाम क्वेश्चन सॉल्व करके भी बहुत अच्छे नंबर ला लेते हैं। जो हमारी शिक्षण व्यवस्था है, शिक्षण व्यवस्था हमारी उतनी स्ट्रांग है ही नहीं। हमारी जो शिक्षा पद्धति है उतनी स्ट्रांग नहीं है कि अगर कोई टॉप कर रहा है तो उसी मापदंड के। अच्छा एक बात बताइए, अगर हमारी शिक्षण व्यवस्था इतनी स्ट्रांग होती तो हम किसी और प्रतियोगी परीक्षा के लिए केवल उनके परसेंटेज को ही चुनते हैं ना। परसेंटेज के आधार पर हम प्रतियोगी परीक्षाओं में बच्चों को चुनते और उनको नौकरियां दे देते। तो ऐसा क्यों नहीं होता? तो बहुत सिंपल सा इसका लॉजिक है कि अगर किसी प्रतियोगी परीक्षा में आपको जाना है तो अलग से एग्जाम देना है, अलग से प्रूव करना होता है आपको, ना कि आपकी एकेडमिक मार्कशीट के आधार। एकेडमिक मार्कशीट केवल आपका सर्टिफिकेट है कि आप इस क्राइटेरिया को पार कर चुके हैं, इसके अलावा उसका कोई इस्तेमाल नहीं है। कुछ परीक्षाएं ऐसी हैं जहां कुछ परसेंटेज के बेस पे आपका कैरियर का चुनाव होना निश्चित होता है, लेकिन 99% ऐसे कैरियर हैं जहां पर आपके प्रतिशत का कोई भी रोल नहीं है, सिर्फ आपके क्वालिफाई होने का रोल है कि अगर आप 10th में और 12th में क्वालिफाई हैं तो आप इस परीक्षा में बैठने के एलिजिबल हैं। अब आप दोबारा मेहनत करिए, दोबारा मेहनत करके आपको ये पोस्ट मिलने वाली है। इसलिए अति उत्साह में अपनी जो स्ट्रैटेजी है उसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरे पक्ष वाले निराश होकर के, मैंने देखा कि जिन बच्चों के 70, 75, 70, 75% स्कोर आ रहे हैं वो मुंह लटकाए हुए बैठे हैं। मेरा परसेंट कम हो गया है, मैं क्या करूंगा जीवन में, मैं कैसे मुंह दिखाऊंगा अपने टीचर को, मैं अपने पेरेंट्स को कैसे। फिर क्यों भाई 70-75% कम परसेंट होते हैं क्या? 98% वाला क्या कर लेगा? सिर्फ उसकी फोटो छपेगी अखबारों में कुछ दिनों तक, अगले साल तक सब भूल जाएंगे।
1 साल के बाद सब 2-4 महीने में सब धुंधला हो जाएगा। तो इतना एम्बैरेसिंग क्यों होते हो? कम परसेंट आ गए तो सुसाइड करने चल दिए, क्यों भाई? और घर वाले भी कम परसेंट आ गए तो टॉर्चर कर रहे हैं, क्यों भाई? क्या करवा लोगे? कलेक्टर बन जाएगा आपका बच्चा 99% ला करके? नहीं भैया, 45% वाला भी कलेक्टर बनता है और 99% वाला भी कलेक्टर बनता है। उसको कलेक्टर बनने के लिए प्रिपरेशन करनी पड़ती है, तैयारी करनी पड़ती है, सब कुछ झोंकना पड़ता है, तब जा कर के वो अपने अच्छे मुकाम पर, अच्छे करियर पे पहुंचता है। तो मेरे माय डियर पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स, सभी के लिए मेरी कुछ सलाहें हैं, आपको ध्यान रखने। जैसे मैंने लिख रखा है कि एक तो हाइप क्रिएट करते हैं हम लोग। क्या क्रिएट करते हैं? हम लोग हाइप क्रिएट करते हैं। कैसा हाइप क्रिएट करते हैं? पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी, दोनों प्रकार का हाइप क्रिएट करते हैं। हाइप क्रिएट करते तो अपन को हाइप क्रिएट नहीं करना है। कैसे हाइप क्रिएट करते हैं? अरे मिस्टर दिस का जो बेटा था वो तो यार मेरे बेटे से बहुत कम परसेंटेज लाया है, और अपने बेटे के 85, 90, 92% पे इतना हाइप हो गया कि जैसे बेटे की सक्सेस की लड़ाई यहीं पे ख़त्म हो गई है, पूरा युद्ध, पूरा मैदान बच्चे ने जीत लिया है। हाइप क्रिएट अपन नहीं करेंगे। डिप्रेशन, दोनों को होता है डिप्रेशन। जिसके स्कोर कम है उसको भी डिप्रेशन होता है, जिसके स्कोर ज़्यादा है उसके भी। एक से उम्मीदें बहुत ज़्यादा हैं, एक से उम्मीदें घट जाती हैं, दोनों ही डिप्रेशन का शिकार होते हैं। तो पहले इनको डिप्रेशन से रिलीज करने के लिए पेरेंट्स को सहयोग करना होगा। उनके ऊपर बहुत सारी सक्सेस हावी नहीं होने देनी है कि तुमने टॉप कर लिया तो तुम्हारा काम होगा। उनको ये बताना है कि टॉप करने के बाद ही अब असली जंग स्टार्ट होती है, अब दुनिया की जंग, दुनिया से अब 2-2 हाथ करने का मौका आ गया है। तो अब आपको बेहतर तैयारी, पहले से और बेहतर तैयारी करनी है। जिन बच्चों के परसेंटेज डाउन, उनको बताना है कि अभी भी चुनौती खुली है। जो टॉपर है और तुम दोनों के पास बराबर हथियार हैं, बराबर वेपन्स हैं, अभी जंग खत्म नहीं हुई है, अब असली जंग यहाँ से शुरू हुई है। और उनको बताना है कि जो कम स्कोर के बच्चे हैं वो भी कैरियर में बहुत कुछ बहुत बेहतर कर सकते हैं। तो 2 चीज़ें, एक हाइप क्रिएट करना और एक डिप्रेशन, ये हैंडल करना है। स्टूडेंट को नहीं, उनके साथ पेरेंट्स को इन्वॉल्व होना है, फ्रेंडली होना है, और पेरेंट्स को समझदार है, तो उतावलापन में नहीं रहना है। पेरेंट्स को कूल रहना है, काम रहना है, बच्चे के कैरियर के साथ न्याय करना है। तीसरी चीज़ है मोटिवेशन। पॉजिटिव मोटिवेशन, नेगेटिव मोटिवेशन और नशेला मोटिवेशन। आजकल पुड़िए की तरह नशेला मोटिवेशन चला है। यूट्यूब पर, विभिन्न सोशल मीडिया पर ये मोटिवेशन 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 सेल्फ होता है भैया। सेल्फ मोटिवेशन की हमें क्या करना है उसके बारे में हमारी पूरी एक रिसर्च होनी चाहिए। उसके ड्रॉबैक्स, उसके पॉजिटिव थिंग्स, उसमें कितना टाइम लगेगा, कितना खर्चा आएगा, हमारी फैमिली बैकग्राउंड कैसी है, और ये सब चीज़ों को एक कटघरे पर रखने के बाद फिर हम इस तैयारी में जाएंगे। पहले से डिसाइडेड है, इसमें टाइम लगता है। कोई भी कैरियर आप चुनते हो और उस कैरियर में आगे बढ़ते हो तो उसमें समय लगता है, समय खर्च होता है, और उस समय के खर्च के लिए आपको रेडी रहना है। तब जा करके आपके अंदर मोटिवेशन आएगा। फलाने सर आके मोटिवेट करके चले गए, अरे उन्होंने अपने हिसाब से मोटिवेशन दिया, इतने बजे पढ़ो, ये करो, हम तो ये आटे की चक्की में काम करते थे फिर ये हो गया, हम तो फुटपाथ पे पड़े रहते थे तो ये हो गया। ये मोटिवेशन नहीं है। ये इम्पैक्ट डाल सकते हैं, इनमें हम इन्फ्लुएंस हो सकते हैं, लेकिन ये लिटरली हमें मोटिवेट नहीं करते। मोटिवेट करता है हमारा सेल्फ का जुनून, सेल्फ का ड्रीम। हमने क्या ड्रीम देखा है, उस ड्रीम के बारे में कितनी हमारी रिसर्च है, हमारा कितना उसके लिए अप्रोच है, और फिर हम छोटे छोटे स्टेप लेकर के आगे बढ़ते हैं। ये मोटिवेशन का काम होता है। कैरियर प्लानिंग, सबसे जो मेन पॉइंट है वो है कैरियर प्लानिंग। कैरियर की प्लानिंग करते समय हमें बहुत सी बातों का ध्यान रखना है। माता पिता के सपने, मदर के साइड के और फादर के साइड के सपने, रिश्तेदारों के सपने या रिश्तेदारों को बीट करना है अपने बच्चे के माध्यम से। हम भी अपने बच्चे को डॉक्टर बनाएंगे, इंजीनियर बनाएंगे, वैज्ञानिक बनाएंगे, कलेक्टर बनाएंगे। ऐसे डिसाइड नहीं होते कैरियर कि हम ये सोचते हैं। आपके सोचने से कैरियर डिसाइड नहीं होता है।
कैरियर प्लानिंग इतनी इंपॉर्टेंट थिंग है। अगर आपका बच्चा स्टेट टॉपर है, कंट्री टॉपर है, या फिर आपका बच्चा कम स्कोरर है, कोई फर्क नहीं पड़ता, वही आगे बढ़ता है जो कैरियर प्लानिंग बेहतरीन तरीके से अपने अनुसार करता है। कैरियर काउंसलिंग की बात आती है। कैरियर काउंसलिंग आजकल मार्केटिंग का एक फंडा होकर बन के रह गया है। आप जिस भी व्यक्ति के पास अपना कैरियर काउंसलिंग कराने जाएंगे, वो अपने अनुकूल कैरियर आपको बताएगा, जिससे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उसको प्रॉफिट हो, उसको लाभ हो। तो आप किसी के लाभ का जरिया बनने जा रहे हैं, यह डिसाइड कर लीजिए, या फिर आप अपने कैरियर को प्रूव करने जा रहे हैं। आपको क्या अच्छा लगता है, कौन से सब्जेक्ट पे आपकी कमांड है, कौन से विषय को आप टैकल कर सकते हैं। कई बार स्कूलिंग में अच्छा एटमॉस्फेयर नहीं मिलता है, हम नहीं डिसाइड कर पाते कि कौन सा विषय हमारा बढ़िया है। तो 2 महीना, 4 महीना, 6 महीने ठहर करके आप अपने आप को उन सब्जेक्ट के हिसाब से ढालिए, किन विषयों को पढ़ने में आपकी रोचकता है, उस विषय से संबंधित अपना कैरियर चुनिए। टेक्निकली जाना है, नॉन टेक्निकली जाना है, सिविल सर्विसेज में जाना है, किसी को दिखाने के लिए या किसी को हराने के लिए अपना कैरियर नहीं चुनना है। आदमी फेल कब होता है, पेरेंट फेल कब होते हैं, स्टूडेंट फेल कब होता है, स्कोर कमाने को फेलियर नहीं कहते हैं। पेरेंट्स और स्टूडेंट दोनों तब फेल होते हैं जब वो कैरियर का चुनाव किसी को हराने के लिए या किसी को दिखाने के लिए करते हैं। ध्यान रखिए, कैरियर का चुनाव किसी को हराने या किसी को दिखाने के लिए नहीं किया जाता है। कैरियर का चुनाव खुद के निर्माण के लिए किया जाता है। तो यदि खुद के निर्माण के लिए आप कैरियर का चुनाव करते हैं तो उसमें रिसर्च भी आपकी लगेगी, मेहनताना भी आपको ही मिलेगा, सारा क्रेडिट आपको मिलने वाला है। तो कैरियर की प्लानिंग बहुत सोच समझ के करिए। जो बच्चा हाई स्कूल क्रैक करके हायर सेकेंडरी में जाएगा, उसके पास सब्जेक्ट चुनने की एक बहुत बड़ी चैलेंज होती है कि हम कौन सा सब्जेक्ट चुनें। ले दे करके मैथ साइंस, मैथ साइंस, मैथ साइंस, मैथ साइंस, क्रिएटिव होता है, दिमाग एक्टिव होता है, ये होता है फलाना, ढिमका 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 ढिमका, लोग सुनेंगे तो अच्छा लगेगा। खासतौर पर मध्य प्रदेश जैसे स्थानों में तो मैथ साइंस वाला ही बच्चा पढ़ने वाला होता है। आर्ट्स पढ़ने वाला, कॉमर्स पढ़ने वाला ये बच्चा मतलब 2m दर्जे के होते हैं, ऐसा समाज का मानना है। मैं पढ़े लिखे समाज की बात नहीं कर रहा हूँ, एक व्यापक समाज की। जानकारी कुछ है नहीं, हाइप बनाना है। अरे कॉमर्स फील्ड में भी एक से एक कैरियर है। आर्ट्स फील्ड तो इस देश का सबसे बड़ा कैरियर मेकिंग है, जहाँ से बच्चा सिविल सर्विसेज को क्रैक करने में बेहद आसानी होती है और वो किसी भी स्टेट का, किसी भी डिस्ट्रिक्ट का प्रमुख बनता है, कलेक्टर बनता है, IAS बनता है, IPS बनता है। तो जो सब्जेक्ट हैं आपके, जो विषय हैं आपके, उन विषयों को चुनते समय आपको ये ध्यान रखना है कि इन विषयों की कैरियर यहाँ पे जाके रुकेगी, इन विषयों की कैरियर यहाँ पे जाके रुकेगी। और कैरियर कैची होता है। कैरियर कैची कैसे होता है? हमने गाड़ियों के हूटर सुन लिए तो हमें वही बनना होता है। कई बार फिल्म इंडस्ट्री का कोई आ गया तो हमें वही बनना होता है। ये सबके साथ होता है, ये ह्यूमन साइकोलॉजी है। एक समय के बाद इस ह्यूमन साइकोलॉजी से हमें बाहर निकल करके एक पर्सनल साइकोलॉजी बिल्ड करनी होती है कि वास्तव में हम किसके लिए सूटेबल हैं, हम क्या करना चाहते हैं और हम क्या बनना चाहते हैं। तो वे सभी छात्र और पेरेंट्स जो 10th और 12th एग्ज़ाम के बाद आए हैं, इन तमाम चीज़ों को अगर दिमाग में रखेंगे तो आपका कैरियर बहुत बेहतर जगह पे समाप्त होगा। क्लियर है ना? समाप्त होने का मतलब है लक्ष्य को प्राप्त करना। समाप्त होने का मतलब ये नहीं है कि आपका कैरियर ख़त्म हो जाएगा, तबाह हो जाएगा। सब कुछ मैं पॉजिटिव वे पे बात करता हूँ। नकारात्मक बात भी अगर किया होगा तो उसको सकारात्मकता तक पहुँचाने के लिए किया हूँ। तो आप लोग बेफिक्र रहिए, ओवर एक्साइटमेंट में नहीं रहना है, अति उत्साह में नहीं रहना कि मेरे बहुत सारे परसेंट आ गए तो मेरा काम हो गया। आपका काम अब शुरू हुआ है, आपके दायित्व यहाँ से प्रारंभ होते हैं। परसेंटेज कम है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। परसेंटेज बहुत ही कम है तो आप उसको एक बार और रिपीट कर सकते हैं क्लास को, अगर आपको ऐसा लग रहा है। अगर आपको लग रहा है कि नहीं हम बाकी चीज़ें क्रैक कर सकते हैं, अभी कोई दिक्कत की बात नहीं, इस परसेंटेज को साइड करते हैं तो साइड कर दीजिए। आप
डिस्क्वालीफाई हो गए हैं, क्लास आप आगे नहीं जा पाए हैं यानी फेल हो गए हैं, तो निराश होने की ज़रूरत नहीं है। एक और मौका लेना है। ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे मौके मिलेंगे, वो आपको पहले ही मिल गया, उसको मौके की तरह भुनाना है और बेहतरीन तैयारी करनी है और ग्रूम करना है। पढ़ाई के दौरान ग्रूमिंग की बात आप भूल जाते हैं। हम सब्जेक्ट ओरिएंटेड, क्वेश्चन ओरिएंटेड और एग्ज़ाम ओरिएंटेड फोकस हो जाते हैं, तो हमारे जो ग्रूमिंग है, पर्सनालिटी की ग्रूमिंग है, वो कहीं ना कहीं ब्रेक हो जाती है। तो पर्सनालिटी ग्रूमिंग के बारे में भी हमें ध्यान में रखना है। इतनी चीज़ें अगर आप कर लेंगे तो कभी निराशा नहीं होगी और आपका जीवन बेहतरीन कैरियर का उड़ान ले रहा होगा। बात इतनी सी ही थी और बाकी बातों के लिए मैं दोबारा आपके सामने आऊँगा। तब तक आप अपने बच्चों का, अपने माता पिता का ध्यान रखिए, सपोर्ट करिए, उनके साथ रहिए, डांटिए। डांट सुन करके निराश मत हो, दुखी मत हो। माता पिता हैं, डांटें, कई बार भला बुरा बोलेंगे, कई बार इतना बुरा बोलेंगे कि बहुत बुरा लगेगा। वो माता पिता हमारे हित के लिए बोल रहे हैं, तो ऐसे कोई स्टेप ना लें। ईगो से किसी भी बात को नहीं लेना है, क्योंकि आप जॉब करोगे ना तो आपका बॉस बहुत ज़्यादा इंसल्ट करेगा आपको। ये तो माता पिता इंसल्ट करें, माता पिता की इंसल्टिंग झेल नहीं पा रहे, बॉस की झेलेंगे। बहुत तकलीफ होती है। इस दुनिया की जंग में बहुत प्रकार की चीज़ों से होकर गुजरना पड़ता है। तो मिलते हैं फिर और किसी अच्छी बात के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।